बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुदेव कुटुंबकम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही खास विशेष प्रस्तुति आकाशवाणी की, मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत से हफ्तों का सफर तय किया है हमने G20 के साथ। G20 का मेन समिट होने जा रहा है बहुत ही जल्द दिल्ली में, और इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी बहुत पहले से, और अब ये तैयारियां अपने चरम पर हैं और ये समिट भी अपने चरम पर पहुंचने ही वाला है। ये बहुत ही लंबा सफ़र रहा है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम गतिविधियां हमने आप तक पहुंचाई हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं हूं स्वाति, एक बार फिर से आपके साथ मिशन G20 लेकर आई हूं, और ये मिशन भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब गतिविधियों में तेज़ी आती है तो निष्कर्ष जो है वो निकलने को होता है। तो क्या रिजल्ट है इतने हफ्तों की इस तैयारी का, क्या रिजल्ट है इस पूरी चर्चा का? ये अलग अलग विषयों पे जो चर्चाएं हुई हैं, ये मीटिंग्स हुई हैं, डेलिब्रेशंस हुई हैं, अलग अलग लेवल्स पर हुई हैं, इन सभी के आउटकम डॉक्यूमेंट्स हमने आप तक पहुंचाए हैं, और साथ ही हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव G20 के साथ जुड़ा हुआ। आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वी हैव अ वेरी वेरी डायनामिक एंड यंग टैलेंट विद अस, और नाम है इनका प्रोफेसर पंकज चौधरी, और ये इंडिया के सबसे यंग इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं। साथ ही US गवर्नमेंट से इन्हें हासिल है प्रोफेशनल लेजिस्लेटिव फेलोशिप। नीदरलैंड्स की हेग अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ से इन्हें हासिल है डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। साथ ही विजिटिंग फैकल्टी हैं ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप रखते हैं, आप यंग हैं, डायनामिक हैं, हमारे जो यंग इंडिया है उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 की जब हम बात करते हैं उससे जुड़े अलग अलग आयामों पे हमने बात की है, लेकिन जब हम आप एक ग्लोबल सिटीजन जो है, मैं कहना चाहूँगी आप उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो G20 इंडिया को आप कैसे देखते हैं? G20 मैं देखता हूँ एक माध्यम के रूप में देखता हूँ, और किस प्रकार से जो प्रबुद्ध जो हम देश देखते हैं किस प्रकार से एक साथ आएँ, और जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस की, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की, और जो आज के समय में जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो क्राइसिस हैं, क्योंकि उनका सोल्यूशन साथ मिलके ही हम कर सकते हैं, तो उन विषयों के साथ लेके G20 को मैं मुख्य रूप में देखता हूँ। जी, G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा मंच है जिसके विषय में हमने आपको लगातार इस कार्यक्रम में बताया है, और इस बहुत बड़े मंच पर जब बैठकर इतने सारे लोग चर्चा कर रहे हैं तो बहुत से निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, बहुत सी बातें हैं, और इस दुनिया की दिशा और दशा दोनों पे असर डाला जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ कर रहा है G20 इंडिया, और G20 का क्या महत्व है, और इन सारी चर्चाओं का, डेलिब्रेशंस का क्या महत्व है, इसी विषय में हम आज बात करेंगे। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और इसे आप तक पहुंचा रहा है FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और G20 की जब हम बात करते हैं, वाकई में ग्लोबल सिटीजन जो है वो हमारा यंग इंडिया होना चाहता है, और हम एक यंग कंट्री है, और हमारा जो यूथ है वो अपनी इस एनर्जी को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना चाहता है, और ग्लोबली जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और ऐसे ही एक यंग एंड डायनामिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमारी जो यंग इंडिया है वो हमारे साथ है पंकज चौधरी जी, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पंकज जी, आपने
आपने अभी G20 के साथ, क्योंकि आप जुड़े हैं, आपने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी किया है और हाल ही में आप यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी गए थे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह का एक आपका एक्सपीरियंस रहा है G20 इंडिया के साथ जुड़े होने का। G20 को, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मैं देखता हूँ और पूरी दुनिया इसको बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देखती है। और जब आप देखेंगे इसकी स्थापना भी की गई, इसकी G7 के एक समिट के बाद 1999 में इसकी स्थापना की गई। उसका मुख्य कारण यही था कि विश्व की जो 80% जो GDP है ये G20 कंट्रीज देती हैं, जिसमें 19 कंट्रियाँ हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो हमारा क्योंकि जाना हुआ, वहाँ एक मिस मेत्सोला है जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है, उनका सबसे पहला ये था कि शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू कम इंडिया। और उनका ये था कि भाई इंडिया जो आज ग्रोइंग हम इकोनॉमी देखते हैं, डेवलपिंग एक देश देखते हैं, तो सबका आज की डेट में जो नज़र है, और अगर मैं आप देखें कि जो परिस्थिति आज बनी हुई है, जो एक यूएसए और यूक्रेन, रशिया, जो वर्ल्ड ऑर्डर एक हम देख रहे हैं कि जो बदलाव आज इस समय इस सदी में जो हो रहा है, उसके बीच में भारत की क्या भूमिका रहनी है, इसको लेके सबकी नज़र है। और इसी के बीच में मेज़बानी हो रही है G20 की इंडिया में। तो दोनों चीज़ों का एक साथ होना कि ग्लोबल एक वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज होना और साथ में इंडिया का एज अ एक पावरफुल, एक डेवलपिंग देश, एक आगे बढ़ते हुए देखना लोगों को, कि क्योंकि आज हम देखते हैं कि क्यों भारत एक 5वीं सबसे बड़ी एक हम देखते हैं इकॉनमी है दुनिया की, और दुनिया की हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम क्या दुनिया को दे रहे हैं इस समय, और हमारे ऊपर बोझ भी है कि भाई हम इस चीज़ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम सबसे युवा देश हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैंने जो देखा कि मैं जिन लोगों से भी मिला, मैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी गया, जितने भी यूरोप के, क्योंकि इसमें जो G20 में जो 20 सदस्य हैं वो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। तो मैं अल्बानिया में भी था, मैं कोसोवो में भी था, तो सबकी नज़र ये थी कि भारत को एक नई तरीके से एक दिशा देने का एक मौका मिला है पूरे वर्ल्ड को। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही, मोदी जी ने भी जो अभी जितना भी हमारा ट्रैवल रहा मोदी जी का भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, उन्होंने हर जगह इसमें भारत को सबसे आगे रखा, उन्होंने भारतीयता को सबसे आगे रखा, तो उसका आज हमें एक लाभ मिला। वो मैं सबसे बड़ी एक चीज़ मानता हूँ। मैं मैक्सिको गया, मुझे मैक्सिको में लोगों ने बताया कि भाई आप G20 कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिको भी एक सदस्य है वहाँ पे। तो और मतलब नई अभी आप देखें तो एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा देश है मैक्सिको के बगल में, डोमिनिको रिपब्लिक, और वहाँ हमने सबसे पहली बार आज़ाद भारत के बाद सबसे पहली एम्बेसी खोली है। तो वहाँ मतलब छोटे छोटे जो कैरिबियन देश हैं, वहाँ आज भारत की पहुँच रही है। वहाँ आज भारत व्यापार करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता है। ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय है। जी, और आपने इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया तो मुझे यकीन है कि बहुत सारा फीडबैक और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ज़रूर होंगे आपके पास शेयर करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम अक्सर कहते हैं कि G20 इंडिया जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पर अध्यक्षता होने के नाते एक हमने इसको नई दिशा भी दी है, साथ ही भारत ने इसके कद को ऊँचा किया है। लेकिन जब हम इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो G20 के परिप्रेक्ष्य में इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड ऑर्डर में हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें कि हम, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में पढ़ाता हूँ, उसमें एक वर्ड हम यूज़ करते हैं हमेशा, सॉफ्ट पावर, कि किस प्रकार से भारत की जो पोजीशनिंग है एज अ सॉफ्ट पावर वर्ल्ड ऑर्डर में किस प्रकार से बढ़ रही है। और आप देखें कि आप किसी भी मंच में देखें, अभी ब्रिक्स की सम्मेलन हुआ, इससे पहले जहाँ भी भारतीय प्रधानमंत्री जी गए, कोई प्रधानमंत्री आप देखें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस दे के संबोधित कर रहे हैं, कहीं आप देखें कि प्रधानमंत्री उनके पैर छू के उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वह प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत का सम्मान है। और आप देखें किस प्रकार से जो UN की हम कहते हैं एक सिक्योरिटी काउंसिल है, कि मुख्य कारण आप देखें कि इंडिया की आज जनरल असेंबली में क्या अहमियत है। आप देखें कि किस प्रकार से एक सॉफ्ट पावर, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से आज पोजीशनिंग कर रहे हैं। जितने भी आप, क्योंकि हाल ही में 3 दिन अभी B20 भी अभी ख़त्म हुआ है दिल्ली में, और अगर आप देखें 7 उसकी टास्क फोर्स थी मेन, और 7 टास्क फोर्स को में सब जगह प्रतिनिधि भारत का है। और क्योंकि भारत में भी आप देखें सबसे ज़्यादा उद्योग वर्गीय जो युवा निकल के आ रहे हैं उनको लाभ हुआ है, उसमें जो 50% से ज़्यादा भारतीयों ने भाग लिया है B20 में। तो आप देख सकते हैं कि जो हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं, जो हम यंग बिलियनर्स कहते हैं, वो लोग जब आ रहे हैं और दुनिया के लोग जब आ रहे हैं, वो आपस में मिलेंगे B20 में। जब वो मिले किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, इंसेंटिव की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
जी। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे ही सभी को साथ लेकर चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर रही हूँ मैं ग्लोबल साउथ की, और भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है ग्लोबल साउथ का भी। किस तरह से G20 के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जो पहुंचती है आप तक हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच। ये कार्यक्रम आपने बहुत पसंद किया है, आपके अलग अलग फीडबैक हम तक पहुंचे हैं, और यदि इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी फीडबैक है तो feedbackfmrainbow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने व्यूज, ओपिनियंस और सजेशंस जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। G20 इंडिया एक वाटरशेड मूवमेंट है हम सभी की जिंदगी में, और मैंने कई बार कहा है और आज फिर से दोहराना चाहती हूँ कि ग्लोबल से लोकल, लोकल से इंडिविजुअल लेवल पर आता है असर इन सभी बातों का जो कि G20 इंडिया के तहत हो रही हैं, इन सभी चर्चाओं का, इन सभी मीटिंग्स का, और ये सभी आउटकम डॉक्यूमेंट्स जो पहले पॉलिसी बनते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें अंत में आपके और मेरे ऊपर आकर ही रुक जाती हैं। तो हम सभी भागीदार हैं इस G20 इंडिया के, क्योंकि ये पहुंचा है देश के कोने कोने तक। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंडिया के सबसे यंग इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं ये पंकज चौधरी, और साथ ही आप विजिटिंग फैकल्टी हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आपने लेजिस्लेटिव फेलोशिप हासिल की है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपने लिया है नीदरलैंड्स की हेग अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ से। इतनी अकम्पलिशमेंट्स हैं आपकी पंकज जी, और आपने इतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे जो है वो G20 आपने देखा भी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि G20 इंडिया जो है किस तरह से इसका इम्पैक्ट होने वाला है भारत के ऊपर, और साथ ही भारत की जो ये सभी कोशिशें कर रहा है G20 इंडिया में, ये सभी जो उसने कहना चाहिए कि अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जिन चर्चाओं को शुरू किया है, तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखें अगर G20 का, तो जो मैं देखता हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि हम यूनाइटेड नेशन में किस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि जो हम जानते हैं, जैसे मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे वीटो पावर की वहाँ बात है, कोई भी रेजोल्यूशन जो पास होता है सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस में, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो हमारे विरुद्ध में भी आप कभी देखेंगे तो चाइना बहुत बार वीटो पावर लगा देता है, और बाकी देश भी अभी, क्योंकि अभी सबसे बढ़िया जो वर्ल्ड ऑर्डर जो मैं बात कर रहा था, अभी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें भारत की भूमिका जो मैं देखता हूँ G20 मेज़बानी के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना और अपनी बात मजबूती से कहना, और क्यों ना हो, मैं तो ये भी कहना है क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखें पूरे विश्व में सबसे बड़े पॉपुलेशन वाइज हम देखें सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा युवा, सबसे ज़्यादा अभी भी आप देखें IMF की पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें हुआ है कि वर्ल्ड में भारत की इकॉनमी अभी भी 6% से ज़्यादा बढ़ रही है, इतना जो क्राइसिस हो रहे हैं उसके बावजूद भी। और मतलब IMF जैसी रिपोर्ट्स अगर कहती हैं कि वर्ल्ड को दिशा देने का काम इकोनॉमिक वाइज इंडिया करेगा, तो क्यों ना उसको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी इंडिया आगे आए। और जैसा कि आप बार बार आप बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो इंडिया की जो फिलॉसफी है, देखिए वसुधैव कुटुंबकम को भी लेके चाइना इसके खिलाफ लेके आया कि आप किस प्रकार से इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं G20 में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात बहुत ज़ोरदार से कह सकें और अपने पूरे दमखम से कह सकें। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनली हम ये ग्रो करें, ये हमारा स्टेटस हो, तो उसके लिए हमने नीचे अपने देश में क्या तैयारियां की है। अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, हम जैसे अभी जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट गोल अभी जो चल रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर आप देखें इंडिया की जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मैं नहीं मानता किसी भी देश में इतनी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कहीं भी बनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि आप कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे तो केंद्र की सरकार आपको एक 35% वायबिलिटी गैप फंडिंग देता है कि आप लगाइए, भारत सरकार आपको पैसा देगी। तो ये एक उदाहरण के रूप में। दूसरा मैं बताऊँ आपको किस प्रकार से, जैसे भारत, क्योंकि जो मेन उद्देश्य G20 का मैं देखता हूँ वो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और बाहर का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, आपके लेबर कोड्स रेडी हो,
अगर आप देखें पिछले ही 2 साल के अंदर अंदर हमने 100 से ज़्यादा जो पुराने कानून थे उन सबको ख़त्म किया और उसके बाद 4 लेबर कोड लेके आए। वो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि बाहर की जितनी भी कंपनियां जाती हैं वो देखते हैं कि आपके वेजेस के रेगुलेशंस कैसे हैं, आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कैसी दे रहे हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आपका डेवलप किया है। तो आप चाहे रोड एंड ट्रांसपोर्ट लीजिए, चाहे आप भारत का नाम देखिए, सोलर में सबसे बड़ा है आज की डेट में पूरी दुनिया में, हम सोलर में लीड कर रहे हैं आज पूरी दुनिया को। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हम नीचे हमने अपने डोमेस्टिक हमने जो डेवलपमेंट करी है, रोड को, हॉस्पिटल को, हमने अपने कानूनों में जो चेंज किया है, तो ये सब चीज़ें मिला के ही हम उसको आगे बता रहे हैं कि हम क्यों ना वर्ल्ड में हम आगे चलें, हम क्यों हम प्रतिनिधि करें और ऐसे समय में करें जो कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही आज़ादी के बाद। हमने किसी भी एक गुट को कभी ज्वाइन नहीं किया। हमने सबसे पहले जो प्राथमिकता दी है वो दी है हमने कि एक भारतीय होने के नाते कि हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है कि वर्ल्ड पीस बना रहे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी हाँ, भारत हमेशा से ही शांति दूत रहा है और भारत की यही फिलॉसफी हमेशा रही है, वसुधैव कुटुंबकम हम सभी के भारतीय होने का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी धरोहर है। और इसी चीज़ को अब हम एक विश्व मंच से जो है वो कह रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबको साथ लेकर चलने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब हम निपटना चाहते हैं आगे आने वाले चेंजेस से, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, जो कि हम सभी की ज़िंदगी पर बराबर से असर डालता है। हम सभी जानते हैं कि किसी एक के द्वारा किया गया पॉल्यूशन सभी के साथ जुड़ जाता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है हमारे पास में। इसीलिए जब एक के एक्शंस दूसरे पर असर डालते हो तो ऐसे में इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है, और यही बात G20 इंडिया कह रहा है बहुत ही विश्वास के साथ। सुन रहे आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर, और आज हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं पंकज चौधरी जी, और भारत के सबसे यंग इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं ये। बहुत ही विश्व भ्रमण जो कहना चाहिए इन्होंने किया है, G20 इंडिया के साथ ये जुड़े हैं, बहुत ही विस्तृत एक्सपीरियंस है इनके पास में इंटरनेशनल अफेयर्स का, और इन चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करने का इन्हें बहुत ही ज़्यादा मौका मिला है। और आज ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जब हम जानना चाहते हैं कि G20 इंडिया जो है वो एक विश्व मंच की जब हम बात करते हैं तो उस पर G20 इंडिया की क्या जगह है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और किस तरह से सब लोग उसे देख रहे हैं। पंकज जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम और आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि G20 इंडिया जो है वो केवल 20 का ना होकर पूरे विश्व का है, तो मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जी बिल्कुल, मैं ये बार बार कहता हूँ कि G20 केवल एक ये 19 देशों यूरोपियन यूनियन का ही नहीं, ये एक ग्लोबल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उसमें आप देखें जैसे कि अभी जो हम कहते हैं कि इंडिया जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्लोबल साउथ हम कहते हैं कि इज लीडिंग ग्लोबल साउथ। और जब ग्लोबल साउथ की बात आती है, जब G20 भी हुआ तो सबसे पहले देखें कि हमने इन्वाइटीज़ भी बुलाए, और हमने इन्वाइटीज़ में बांग्लादेश बुलाया, इजिप्ट बुलाया है, मॉरिशस बुलाए हैं, नेदरलैंड, ओमान, UAE, नाइजीरिया। हमने इन सभी देशों को सम्मिलित करने की कोशिश करी है अपने G20 के साथ, ताकि एक वर्ल्ड ऑर्डर को हम दोबारा रिप्रेजेंट कर सकें। और उसके साथ साथ ही आप देखें महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भारत आगे लेके आ रहा है। जैसे कि आप देखें कि अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि ग्लोबल डेप्थ को कैसे उन विषयों को लेकर कैसे हम आगे लेके आए। और क्योंकि भारत हमेशा आप देखें कि इस पॉलिसी में नहीं रहा कि हम डेप्थ देके किसी दूसरे देश को अपने कर्जदान बनाएं और फिर हम उससे कुछ काम लें। आप देखें आज भी अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसकी सलामती तालिबान के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक अच्छे मंशा के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ हमने कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। हमारा गोल, हमारा कुछ आप देखें डेप्थ की वजह से आप देखें आज श्रीलंका का क्या हाल हुआ। अब चाइना ने जो डेप्थ दिया उनको, जो वहाँ एक डोमेस्टिक इकोनॉमी फेल हो गई। आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन के आप जितनी भी कंट्रीज में आप देखें किस प्रकार से डेप्थ करके वहाँ इकोनॉमी फेल हो गई, और ज़्यादा ही क्यों दूर जाते हैं। आप पाकिस्तान में देखिए CPEC के नाम पे जो यहाँ पर जो किया गया, और आज वहाँ क्या इकोनॉमी का क्या हाल है। तो उन विषयों को लेके भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो केवल प्रतिनिधि व जो देशों के साथ मिलते तो कर ही रहा है, लेकिन ग्लोबल विषयों को लेके भी उसको प्रतिनिधि कर रहा है, और नए नए मुद्दों को लेके भारत आगे लेके आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में
कि जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं किसी चीज़ का तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि आप उन विषयों को लेके भी बात करें, और आप तभी कर सकते हैं जब आपका खुद का कॉलर साफ होगा। क्योंकि भारत ने कभी ये इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं की। क्योंकि जब आप देखें कि अगर टर्की में भी जब अर्थक्वेक आया या कहीं भी पूरे विश्व में कहीं आपत्ति होती है तो भारत सबसे पहले आगे बढ़ के मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो ये अपने आप में एक इंटेंशन दिखाती है कि भाई इंडिया आज एक भारत एक तैयार है विश्व गुरु। हम सिर्फ एक कहने के लिए विश्व गुरु नहीं है, और गुरु कोई शक्तिशाली होने से गुरु नहीं बनता, अपनी अब इंटेंशन से, अपने आप प्रतिनिधित्व से, अपनी आप मनसा से, इन चीज़ों से आप आगे लीड कर सकते हैं वर्ल्ड को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और अलग अलग मंचों से लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें और सदस्यों को शामिल करना चाहिए, हमें और लोगों को भी अपनी इन चर्चाओं में भागीदार बनाना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये बिल्कुल हमारी भारतीयता का हिस्सा है, हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है। और यही फिलॉसफी है, यही थीम है G20 इंडिया की। G20 इंडिया जिसका मेन समिट होने जा रहा है बहुत ही जल्द दिल्ली में, और इस मेन समिट में एक तरह से चरम पर पहुंचेगी साल भर तक चल रही वो सभी चर्चाएं जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें अलग अलग विषयों पर सहमति बनाई गई है। हम सभी जानते हैं कंसेंसस यानी कि सहमति बनाना कितना मुश्किल काम होता है। जब भी 4 लोग इकट्ठे आते हैं तो 4 ओपिनियंस होते हैं, और उन ओपिनियंस को एक डायरेक्शन देना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में जब विश्व स्तर पर एक ग्लोबल मंच पर कंसेंसस बनाने की बात होती है तो ऐसे में इस बहुत ही मुश्किल काम को निभाया है भारत ने, क्योंकि हमारे पास है G20 की अध्यक्षता। G20 इंडिया बना है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा। सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हमने की थी शुरुआत, और ये थीम जो है अब हमने फैलाया है, इसका प्रचार प्रसार किया है पूरी दुनिया में G20 के विश्व मंच के माध्यम से। भारत के पास है इसकी अध्यक्षता, इसीलिए ये खास सीरीज जो डेडिकेटेड है पूरी तरह से G20 इंडिया को, आप सुनते हैं इसे हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज चौधरी, और इनसे हम कर रहे हैं बातचीत। G20 इंडिया को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर रहा है आज का ये एपिसोड। और मैं पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि G20 जो एक ग्रुप है इसके कुछ खास मकसद हैं, जो कि हम कहना चाहिए कि अगर हेडलाइंस की बात करें तो कुछ खास मकसद हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा मकसद है पर्यावरण। आप स्वयं भी, आप खुद भी जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे पर्यावरण के साथ जुड़े हैं, उसके प्रोटेक्शन के साथ जुड़े हैं, उससे जुड़ी एक संस्था आप चलाते हैं। और G20 इंडिया के जो मेन मकसद हैं उसमें भी क्लाइमेट चेंज से निपटना बहुत बड़ी एक चुनौती, और एक बहुत बड़ा कहना चाहिए G20 इंडिया की जो अध्यक्षता है वो एक बहुत बड़ा अवसर भी है इसी से जुड़ा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या प्रयास हैं जो किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जो चीज़ है कि G20 की हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत इस बार बहुत यूनिक है, अपने आप में इनोवेटिव मैं कहना चाहूँगा। जैसे आप देखें, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है, और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जैसे मोदी जी ने बोला लाइफ, उसकी बात की गई है। पहली बार इंडिया में क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है कि कार्बन क्रेडिट भी कुछ चीज़ है कि कैसे आप कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड, जब हम इंक्लूसिव रेसिस्टेंट ग्रोथ की बात करते हैं। तो इन विषयों को लेके सबसे ज़्यादा जो मेन प्रायोरिटी जो टॉक चल रही है वो इन विषयों के ऊपर लेके चल रही है। और डिजिटल इकॉनमी की भी बात की जा रही है कि किस प्रकार डिजिटल इकॉनमी, जो डिजिटल इंडिया जो हम नारा देते हैं पूरे विश्व भर में, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और अगर आप देखें, अभी पिछले सप्ताह की बात है कि एक जर्मन के मिनिस्टर ने एक सब्जी वाले की दुकान पे उन्होंने यूज़ किया और वो UPI यूज़ किया जी। तो उनके लिए बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ थी कि भाई किस प्रकार से छोटे लेवल पे भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमें बड़ी सामान्य सी चीज़ें लग रही हैं ये कि हम UPI 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 5000 रुपये तुरंत यूज़ कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी खुद यूरोप में जब मैं घूम रहा था तो हमारा एक डेलीगेशन एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री गया, जिसमें मेरा वॉलेट खो गया। तो मेरा कार्ड जैसे खोया तो हमें इंडिया में तो आदत हो रही है कि क्यों ना हम पेटीएम, गूगल पे से अपना काम चला लेंगे, लेकिन वहाँ आप यकीन मानिए कुछ है ही नहीं इस तरह की सर्विस। जो हम कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस हैं, इतनी सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटीज़ है। तो मैं तो इस मामले में डिजिटल इंडिया की काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा कि जन जन तक एक डिजिटल एक क्रांति लाई गई। उसमें सबसे बड़ा मुख्य है, आप देखें तो मोदी जी का एक सबसे बड़ा उसमें एक उनका योगदान रहा कि किस प्रकार से आगे बढ़े। और दूसरा आप देखें, पर्यावरण के प्रति भी आप अगर बात करें, जो हमने कदम लिए हैं,
हम एक तो होता है कि बोलना, एक होता है कि आप करके दिखाएं। गोवा की सरकार आप देखो उदाहरण के रूप में, उन्होंने एक निर्णय लिया कि कोई भी 2 व्हीलर की कोई भी सवारी होंगी वो बिना इलेक्ट्रॉनिक के चल ही नहीं सकती है। तो ये अपने आप में कानून पारित करना और उसको लागू करना। और अगर आप देखें कि रोड मिनिस्टर हमारे किस प्रकार से हाइड्रोजन गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप स्क्रैप की पॉलिसीज़ देखिए, नई गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ देखिए इलेक्ट्रिक को लेके। तो एक मूलभूत चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रति भी हम आप देखें तो आज के समय में मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम का आप ग्लोबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक देश अकेले मिलके कभी भी कोई भी ग्लोबल चैलेंजेस का आप सोल्यूशन नहीं निकल सकता। एक जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें आर्टिकल 51 है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, वो प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी डिफाइन करते हैं कि भाई आप एक अमेजोन में आज अगर आग लगती है तो उसका प्रभाव भारत की जलवायु में होता है। भारत में मानसून अगर लेट होते हैं तो आप अमेरिका के आप किसी रेगिस्तान के एरिया में कुछ बदलाव होगा। तो कुछ भी आप देखें कि ये इंटरकनेक्टेड है। और पर्यावरण को लेकर अगर भारत ऐसी पहल कर रहा है, और इसको सबसे बड़ा, क्योंकि भारत के पास जब ये प्रतिनिधि आया G20 का, तो हम सबके सामने सबसे पहले यही था कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हम अगली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। तो हम सबसे पहला तो पर्यावरण को लेके ही हम आगे लेके जा रहे हैं। और उसी प्रयास में मेरी भी एक छोटी संस्था है जिसका नाम है लेट्स डू इट इंडिया, और उसमें 22 लाख आज वॉलंटियर्स हैं पूरे देश भर में। और उस 22 लाख वॉलंटियर्स में बहुत अलग अलग चीज़ें हम लोगों को सामने लेके जाते हैं। जैसे अभी हमने जो प्रोग्राम किया तो उसमें हम एक हमारी सहायक संस्था है जिसके साथ मिलके हम एक सिगरेट जो लोग पीते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा बच जाता है, लोग उसको सोचते हैं कि ये वेस्ट है या इसको कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पे चलते चलते फेंक देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है उसमें 1000 से ज़्यादा केमिकल हैं, उसमें लेड है, उसमें आर्सेनिक है, और वो अगर पानी के कांटेक्ट में आए तो वो 1000 लीटर पानी खराब करता है। जो आज हम लेड की मात्रा देखते हैं पानी में वहीं से आती है, आपके वो इंसेक्ट्स को मारता है। तो ये एक सर्कुलर इकॉनमी भी खराब, सर्कुलर सिस्टम भी खराब करता है और पानी भी खराब करता है। तो उसको हम बदल के पेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम पेपर की डायरी बनाते हैं, उसको लिफाफा बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं उसको, और ये प्रॉफिट मेकिंग एक सिस्टम है। तो इसमें ये नहीं कि कोई सस्टेनेबल तभी होगा जब वो प्रॉफिट मेकिंग होगा। तो जितने भी प्रायोरिटीज़ ग्रीन डेवलपमेंट के लिए जो आप क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये जो भारत ने जो चीज़ें दी हैं उसका मेन मुख्य कारण ये कि इसको क्यों ना सस्टेनेबल बनाया जाए। वो सस्टेनेबल तभी बनेगी जब उनको हम सस्टेनेबल फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म में हम हमारा जो मेन कारण है डेवलपमेंट भी हो, भारत क्योंकि अभी आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, या आगे भी बढ़े और इन्वायरमेंट के प्रति भी एक सजग रहे। तो यही विश्व को भी हमें एक दिशा देनी है। जैसा आपने कहा कि दिशा और दशा दोनों हम बता रहे हैं पूरे विश्व को, तो हम क्यों ना ये बताएं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक पर्यावरण को साथ लेके चल सकते हैं और काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप खुद भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही जो विश्व है उसको भी मिलकर प्रयास करना होगा, आपको और मुझको भी करना होगा। हम और आप अलग नहीं हैं। जी हाँ, मैं अपने लिसनर्स से ही बात कर रही हूँ कि हमारा और आपका मिलकर जो प्रयास होगा ना, वही इस चीज़ को कामयाब बनाएगा। ज़रूरत है इन नए आइडियाज़ को समझने की, इन्हें आगे लाने की, इन्हें अपनाने की और इन्हें सक्सेसफुल बनाने की। वो काम आप ही का है और मेरा भी है ऑफ कोर्स। तो ये सभी चीज़ें हमें भागीदार बनाती हैं इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ में, इस क्लाइमेट चेंज में और उसको बदलने की प्रक्रिया में भी। तो आपकी मेरी भूमिका जो है वो छोटी नहीं है, और ये भूमिका और बड़ी हो जाती है G20 के माध्यम से, जहां भारत जो है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और G20 इंडिया एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, कहना चाहिए कि एक ग्लोबल मंच जो है वो बनके, और ये चर्चाएं जो हैं वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से इस दुनिया पर असर डालने वाली हैं। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। पाना और खोना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमेशा हम कुछ पाते हैं और कुछ खोते हैं, और G20 इंडिया जिसके ऊपर आधारित है, जिसको समर्पित है ये प्रोग्राम, ये सीरीज मिशन G20, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पे, ये भी आप तक बहुत सी जानकारी पहुंचाता है। हालांकि इसमें हमारे लिए पाना ही पाना है, इसमें खोना बिल्कुल नहीं है। और आज इस विषय में G20 इंडिया के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज चौधरी जी। पंकज जी, मैंने जैसा कि पहले भी अपने श्रोताओं को बताया कि आप हमारे यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आप यंग हैं, टैलेंटेड हैं, डायनेमिक हैं, और G20 इंडिया जो है इसका सफ़र जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है, मेन समिट जो है होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे यूथ की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस?
टेक अवेज के बारे में मैं बताना चाहूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो G20, B20, जो U20, जो वुमेन 20, जो भी हमने सब जितने भी हमने आयाम करे इन पूरे सफ़र के दौरान, सजग रहना सबसे इम्पोर्टेंट है आज के यूथ को। अगर आपको मालूम है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उसी दिशा में आपको अपनी स्किल क्रिएट करनी है, उसी दिशा में अपने आप को, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं उसी दिशा में आपको स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें पिछले 3 महीने से 4 महीने से विश्व में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है जी। तो अगर आप में स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने की, आप में स्किल है कि टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से आगे जा सकते हैं, तो वो अपने आप में एक जैसे, क्योंकि और मैं इसमें धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा मोदी जी का, जिन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट करके दिया स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया का, जिससे हमारे युवा आज अगर हम सजग रहे हैं जिस तरह भी G20 जाए, क्योंकि जॉब क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है इस देश में। और ये हम बहुत, क्योंकि ये बहुत कम तरीके से लोग समझ जाते हैं कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब के सिर्फ उसी माध्यम से कोई भी एक देश विकास नहीं कर सकता। विकास करने के लिए ज़रूरत है कि उस देश के युवा उद्यमी बने। अगर उसमें इन्वेस्टर्स निकलेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुख्य है इसका जो उद्देश्य रहता है G20 मीटिंग्स का, वो रहता है कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको ये ज़रूर देखना है G20 में कि किस तरफ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और उसी दिशा में अपने स्किल क्रिएट करने हैं ताकि आप इन चीज़ों का लाभ ले सकें। जी, इस बहुत बड़े प्रयास को मिले एक दिशा और उस दिशा में हम सभी जो हैं अपने प्रयासों को मोड़ें ताकि हम सभी उस दिशा में होने वाली प्रोग्रेस का, उस दिशा में होने वाली प्रगति का हिस्सा बन सकें और अपना हिस्सा उसमें से ले भी सकें। पंकज जी, आज बहुत ही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी, और पंकज जी से हमने की आज बात दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट मुझे बार बार कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इंडिया के सबसे यंग इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं पंकज चौधरी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं और इनसे हमने की आज बातचीत। और जब भी यंग इंडिया के किसी भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इनसे हमने की आज बातचीत मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं। ये खास सीरीज डेडिकेटेड है ये G20 इंडिया को, डेडिकेटेड है ये G20 इंडिया की अध्यक्षता को, और डेडिकेटेड है ये उन सभी प्रयासों को और उन सभी लोगों को जो जुड़े हैं G20 इंडिया के साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करने की आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। Music Radio